नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर। आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विज्ञान। कक्षा 10 की हमारी क्लास चलेगी आज, ठीक है। और अगर बात की जाए चैप्टर की तो ये हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, धातु और अधातु। और लेक्चर की अगर बात की जाए बच्चा तो ये हमारा 25वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 24 लेक्चर और अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, ये मेरा YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उससे आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है ना। और आपका कोई भी वीडियो जो है बच्चा वो मिस नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि पाठ जो है वो धातु और अधातु है, ठीक है ना। तो इस पाठ के बारे में ही हमको पढ़ना है, ठीक। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बेटा इस पाठ में जान लिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे सांद्रण की विधियाँ, ठीक है। देखते हैं बच्चा, पहले तो सांद्रण क्या होता है ये समझ में लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा होता है बच्चा, जो कल हमने आपको पहले खनिज बताए थे ना। फिर मैंने आपको बताया अयस्क बताया ना। अयस्क क्या होते हैं? प्रमुख अयस्क, जिनसे धातु को कम खर्चे में और आसानी से प्राप्त किया जाता है। असल में उनको बच्चा अयस्क कहा जाता है, प्रमुख अयस्क, ठीक है। ये जो अयस्क जब प्राप्त होते हैं ना, जैसे पहाड़ से खुदाई हुई और लोहा प्राप्त हुआ तो उसमें बहुत सारी मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर और छोटी मोटी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें दूर करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो उन्हीं को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण कहते हैं। यानी कि अयस्क से प्राप्त जो खानों से निकलते हैं ना, क्या निकलते हैं? आपके अयस्क निकलते हैं ना, उनमें क्या होते हैं? धूल मिट्टी के कण होते हैं, बालू के कण होते हैं, चूने के पत्थर होते हैं। ऐसी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्धियों को पहले कहते क्या है? इनको बेटा कहा जाता है अधात्री, ठीक है ना। इंग्लिश में कहें तो गैंग भी कहते हैं इनको, गैंग है ना, ये अधात्री होता है, या इनको मैट्रिक्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो इन अशुद्धियों को दूर करना ही बच्चा कहलाता है अयस्क का सांद्रण। क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण। अब हम ये समझ गए कि जब धातु प्राप्त होती है तो उसके साथ उसमें बहुत सारी छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं? अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, कंकड़ पत्थर की, ठीक है। ये अशुद्धियों को क्या करना होता है? हमको अलग करना होता है। अलग करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जब इनको अलग करेंगे, ये धूल मिट्टी कण की जो अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है ना, इनको अलग करने की जो विधि है ना, उसी को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अयस्क का सांद्रण कहते हैं। क्लियर होगी ना हमारी बात? तो यहाँ पर हम लोग ये समझ गए, सांद्रण का मतलब है अयस्क से अशुद्धियों को अलग करना, ठीक है ना। अच्छा बच्चा, आगे देखिए, अब इसकी कुछ विधियां होती हैं। तो हाँ, बिल्कुल इसकी कुछ विधियां होती हैं। और इसकी पहली विधि जब हम लोग पढ़ेंगे ना, उसका नाम क्या है? गुरुत्व पृथक्करण विधि, ठीक है। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो झाग प्लवन विधि, जो आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपकी बेटा तीसरी आती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। आपके सिलेबस में बस ये तीन जो हैं यही बेटा आपकी बताई जा रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, पहले ये समझो। इस विधि के द्वारा यानी इस विधि का प्रयोग जो है ना, वो अयस्क जैसे SnO2 है ना, या Fe3O4 यानी कि जो स्टेनस यानी कि के अयस्क होते हैं, या आपके Fe यानी आयरन के अयस्क होते हैं, उनका सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। अब बोले सर क्या यहाँ से क्वेश्चन बनता है? बिल्कुल बनता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस विधि का उपयोग कब किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो आयरन के अयस्कों के लिए या फिर Sn के अयस्कों के लिए यहाँ पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये विधि क्या है? नॉर्मल सी विधि है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बड़ा सा पात्र लेते हैं, ठीक है ना। और उस पात्र में बेटा हम लोग भर देते हैं जल। क्या भर देते हैं हम लोग? जल भर दिया, यहाँ पर जल भरा हुआ है ना। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अयस्क को बारीक पीसा जाता है। तीनों विधियों में सबसे पहले बच्चा आपको क्या करना है, जो आपको अयस्क यानी कि जिस धातु का आप लोग कर रहे हैं ना, उसका जो अयस्क आपको दिया जा रहा है बच्चा, उसको सबसे पहले आप महीन पीस लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग? महीन पीस लेंगे, ठीक है ना। महीन पीसने से क्या होता है, अब इसका प्रयोग कब किया था वो भी सुन लो। इसका प्रयोग तब करना है जब जो अशुद्धियाँ हैं, ठीक है ना, वो कैसी होती हैं? पानी में घुल जाएं, यानी कि पानी में घुलने वाली अशुद्धियाँ हों, ठीक है ना, जो पानी में घुल सकें, ठीक है। तब इस विधि का प्रयोग जो है बच्चा वो हमको करना है। तो इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले बारीक पीस लेते हैं अयस्क को। उसके बाद पानी से जो टंकी होती है ना, इसमें डाल के खूब खलबलाते हैं। क्या करते हैं? इसको मचमचाते हैं। जैसे आपने अपने घर में अनाज को धोते हुए देखा होगा, या मम्मी जब दाल बनाया करती है तो उसको पहले धोती हैं। चावल को पहले धोया जाता है ताकि उनमें जो अशुद्धियां हैं ना, वो पानी के साथ घुलकर जो है वो अलग हो जाए, बहकर अलग चली जाए। ऐसे ही सेम टू सेम जो अयस्क आपको मिला, उसको क्या करना है, आपको पहले
बारीक पीस लेना और उसके बाद बेटा पानी में बड़ा जो टैंक होता है उसमें डाल के खूब उसको खलबलाते हैं। क्या करते हैं? उसको खलबलाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, अशुद्धियाँ पानी के साथ बेटा बह जाती हैं और जो शुद्ध धातु होती है, क्या होती है, जो शुद्ध धातु होती है वो तली में इकट्ठी हो जाती है। कहाँ इकट्ठी हो जाती है? तली में इकट्ठी हो जाती है। तली का मतलब क्या होता है, उसका जो नीचे वाला बेटा ये हिस्सा होता है ना, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे जो अयस्क के कण होते हैं बच्चा, वो आपके उपस्थित हो जाते हैं और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी में घुल जाती हैं और जिन्हें बाहर, जैसे हम लोग पानी को निकालते हैं वैसी पानी को इसमें से निकाल दिया जाता है बाहर, और नीचे बच्चा ये हमारा प्राप्त हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको, अयस्क। इसी को हम लोग कहते हैं सांद्रित अयस्क, क्योंकि इसका सांद्रण हो गया होता है। ठीक है, याद क्या करना है, नॉर्मली बस आप एक बार सुन लीजिए। इस विधि का उपयोग किस लिए करते हैं, तब किया जाता है जब जो अशुद्धियाँ हो वो पानी में कैसी हो, घुलनशील हो, है ना। इस विधि में अयस्क को बारीक पीस कर, कैसा कर कर, सबसे पहले हमको क्या करना है, बारीक पीसना है, और बारीक पीसने के बाद बच्चा हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी का जो टैंक होता है ना, इस टैंक में इसको डाल के खलबलाते हैं। खलबलाने का मतलब मचमचाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है कपड़ा फ्रेश ऐसे मूव करते हैं, है ना, ऐसे इसको क्या करते हैं, मचमचाते हैं। मचमचाने से क्या होता है, जो अयस्क के कण होते हैं बच्चा वो आपके कहाँ हो जाते हैं, वो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस हिस्से में। और आपके जो अशुद्धियाँ होती हैं बच्चा, वो क्या हो जाते हैं, उसे पानी के साथ बहाकर बाहर कर दिया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गई, गुरुत्व पृथक्करण विधि समझ में आ गई, क्लियर होगी बात हमारी। इसका प्रयोग कब करना है हमने आपको बता दिया, SnO2 और Fe3O4 यानी कि जो स्टेनस यानी Sn के जो अयस्क होते हैं या जो Fe के अयस्क होते हैं उनका सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है बच्चा, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, ये बेटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सर इसका उपयोग कब करते हैं, तो भाई इसका जो उपयोग है ना वो तब किया जाता है जब अशुद्धियाँ भारी हों। जब वो भारी होंगी तो बेटा कहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, वो तली में नीचे इकट्ठी होंगी। जो देखो हमें बात सुनो, हल्का जो होता है वो कहाँ रहता है, ऊपर, भारी चीज़ होती है वो कहाँ रहती है, नीचे, इतना तो हमको पता ही है। ठीक है ना, तो अभी हमने पिछले वाली जो गुरुत्वीकरण पृथक्करण विधि पढ़ी थी उसमें अशुद्ध जो अयस्क था वो कहाँ प्राप्त हो रहा था, नीचे, यानी कि वो कैसा था, भारी, और अशुद्धियाँ कहाँ, पानी में घुल जानी थी, यानी कि वो कैसी थी, हल्की थी। अब आपको उल्टा कर देना है, जो धातु है बेटा वो ऊपर प्राप्त होगी और अशुद्धियाँ कहाँ प्राप्त होंगी, नीचे। ठीक है ना, तो इस विधि का उपयोग जो है वो मुख्यतः जो है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं ना उनका सांद्रण इसी विधि के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो ये इसमें देखो कॉपर पायराइट, कॉपर का प्रमुख अयस्क होता है, फॉर्मूला होता है CuFeS2। ठीक है ना, अब इसमें सल्फर पाया जाता है तो ये सल्फाइड अयस्क हो गया। सिल्वर ग्लास, इसमें भी सल्फर पाया जाता है, ये भी सल्फाइड अयस्क हो गया। PbS गैलेना, इसमें भी सल्फर पाया जाता है, ये भी आपका क्या हो गया, सल्फाइड अयस्क हो गया। तो पहले जो अब आप लिखेंगे ना तो सबसे पहले ये जो लाइन लिखेंगे जिसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, इसका बेटा आप लोग ब्लैक से लिखेंगे। क्या करेंगे, ब्लैक से लिखेंगे कि इस विधि के द्वारा मुख्यतः सल्फाइड अयस्क जैसे कॉपर पायराइट है, सिल्वर ग्लास है, गैलेना है, इनका सांद्रण किया जाता है। अब बच्चा हम लोग चलते हैं विधि में। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले से क्या करते हैं, एक बड़ा सा टैंक होता है, इसमें बच्चा पानी भरा होता है। क्या भरा होता है, पानी। पानी डालने के बाद इसमें कुछ बच्चा चीड़ का तेल डालते हैं। क्या तेल डालते हैं, चीड़ एक प्रकार की लकड़ी होती है, पेड़ होता है जिसकी लकड़ी से हमको वो प्राप्त होता है तेल। ठीक है ना, अब चूंकि आपको पता है तेल जो है वो हल्का होता है, इसलिए बच्चा वो कहाँ रहता है, हमेशा ऊपर रहता है कि नहीं रहता है, और पानी कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, पानी से भरा ये टैंक लिया जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है ना, उसके बाद बच्चा हम लोग क्या करते हैं, इस टैंक में पानी भर देते हैं और उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं चीड़ का तेल। क्या का तेल डाल देते हैं, चीड़ का तेल। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये देखो एक प्रकार की नली होती है और यहाँ पर ये एक छेद होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो हिस्से मैंने आपको यहाँ पर बनाए हुए ना, इनमें ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं, यहाँ से हम लोग बेटा एयर को डालते हैं, यानी कि जैसे पंखा चला दो, कुछ भी चला दो, तो यहाँ पर वायु आएगी। अब वायु यहाँ पर छेद है तो वो इसमें निकलेगी पानी में, जब पानी में निकलेगी तो पानी खलबलाएगा, बलबूले निकलेंगे उसके, और जितनी तेज़ी से यहाँ पर वायु एंटर करेगी उतनी तेज़ी से इसमें क्या कर देते हैं, वो खलबलाता है। जब वो खलबलाता है ना तो तेल कहाँ आ जाएगा बच्चा, ऊपर आ जाएगा। अशुद्धियाँ कहाँ पहुँच जाएंगी, बोलेंगे सर जी नीचे पहुंच जाएंगी। पानी कहाँ रह जाएगा, बीच में रह जाएगा। समझ में आ गई, फिर सुने ध्यान से।
अब क्या है, सर्वप्रथम तुम्हें वही पता है, सर्वप्रथम हम लोग अयस्क को क्या करते हैं बच्चा, बारीक पीसते हैं। क्या करते हैं, सर्वप्रथम हमको अयस्क जो है इसको बारीक पीस लेना है। उसके बाद क्या करते हैं, पानी से भरे एक टैंक में इसको डाल देते हैं। डालने के बाद इसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल डालते हैं या किसी अन्य तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना, डालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर तो जो अयस्क के कण होते हैं वो तेल के साथ ऊपर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं और अशुद्धियां तली में नीचे बैठ जाती हैं। समझ में आ गया। अब इस विधि का नाम जो है बच्चा वो झाग प्लवन विधि क्यों है, या इसको फैन प्लवन विधि भी कहते हैं, क्योंकि पानी मचमचाने पर इसमें तेल डले होने के कारण इसमें झाग बनता है, फेना। जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं, फसूकर जो आता है ना उसको फेन या झाग कहते हैं, जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इस विधि के द्वारा झाग में ही अयस्क के कण जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं, उसमें लिपट के जो तेल होता है ना, और अशुद्धियां कहाँ रह जाते हैं, नीचे। फिर इसके बाद इसका जो ये जो हिस्सा होता है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना चित्र में, इसको निकाल लिया जाता है और इसको निकालने के बाद इसको सुखा लिया जाता है। इस प्रकार अशुद्धियां जो हैं वो अलग हो जाती हैं और जो सांद्र अयस्क है वो हमको अलग प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर सुने, इस विधि का प्रयोग मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम आपको अयस्क को बारीक पीस लेना है। उसके पश्चात क्या करना है, पानी से भरे एक टैंक में डाल देना है। इसमें थोड़ा सा डालना है बच्चा चीड़ का तेल। उसके बाद वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर अयस्क के जो कण होते हैं ना वो झाग के साथ बच्चा कहाँ जाते हैं, ऊपर आते हैं और अशुद्धियाँ कहाँ रह जाती हैं, नीचे रह जाती हैं। इन अयस्क के कणों को बाहर निकाल कर सुखा लिया जाता है। इस प्रकार से हमारा जो सांद्रण होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो बच्चा ये हमारा जो है ये हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर जी इसका प्रयोग कब किया जाता है। तो भाई ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इस प्रकार से दो रोलर होते हैं इसमें, जैसे कि आपको चल्ला होता है और उस पर एक पट्टा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो जहाँ भी ये लाइन कवर कर रहे हैं ना, है ना, ये बेटा पट्टा होता है। पट्टा जानते हो, जैसे कभी चक्की चलती हुई देखी होगी, उस पर एक पट्टा होता है जो दो पहियों को घुमा रहा होता है। सेम टू सेम यहाँ पर चक्की की तरह इसमें भी कीप होती है ना। जहाँ पर हमने क्या कहा था, इसमें ऐसी कीप होती है और पिसा हुआ अयस्क जो होता है वो उसमें भर देते हैं और उसके बाद मोटर को चला देते हैं। तो पट्टा जो है धीरे धीरे ऐसे घूमता रहता है। जब वो ऐसे घूमता रहता है ना तो इस पर धीरे धीरे गिरता रहता है अयस्क, फिर वो यहाँ पर आता है। अब इन पट्टों की खास बात क्या है, ये जो पहिया आपको दिखाई दे रहा है इनमें से एक जो होता है वो चुंबकीय होता है। कैसा होता है, मैग्नेटिक, और एक बेटा होता है अनुचुंबकीय, अचुंबकीय मान लो इसको, ठीक है ना। मैग्नेटिक होने के कारण इसमें जो अयस्क के कण होते हैं जो चुंबक के प्रति चिपक जाते हैं, ठीक है ना, वो बेटा एक अलग ढेर बना लेते हैं अशुद्धियों का, और चिपके हुए कण जो होते हैं वो अलग ढेर बना लेते हैं। यानी दो ढेर बनते हैं, एक जो चुंबक में चिपकता है उसका यहाँ अंदर की ओर ढेर बनता है और जो चुंबक में नहीं चिपकता है उसका अशुद्धियों का अलग ढेर बन जाता है। तो इस प्रकार से ये दो ढेर जो हैं वो हमको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से चुंबकीय अयस्क जो है वो यहाँ आ जाता है और अशुद्धियाँ जो होती हैं वो इस सिरे पर, जहाँ हम अभी ये आपको मार्क कर रहे हैं ना ये जगह, है ना, यहाँ पर अशुद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो विधि होती है, इस विधि को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकीय पृथक्करण विधि। जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि चुंबकीय, इसमें जो पदार्थ होगा वो चुंबक के प्रति चुंबकशील, यानी कि उसमें चिपकना चाहिए, है ना, चुंबकीय होना चाहिए, तभी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अन्य विधि मतलब अन्य चीज़ों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई। जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट है, निकेल है, ठीक है ना, क्योंकि ये मैग्नेटिक होते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, ये चुंबक के प्रति चुंबकीय होते हैं, ठीक है ना, चिपक जाते हैं उसमें, ठीक है। फिर सुने ध्यान से, इस विधि का उपयोग सिर्फ चुंबकीय जो अयस्क होते हैं उनके लिए किया जा सकता है। इसमें क्या होता है बच्चा, दो रोलर होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, और दो रोलर में क्या करते हैं, इसके ऊपर एक पट्टा लगा होता है जो लगातार घूम रहा होता है। पिसे हुए अयस्क को यहाँ पर कीप के सहायता से हम लोग क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। धीरे धीरे वो आता है, अशुद्धियाँ एक अलग ढेर बना लेती हैं और जो आपके अयस्क के कण होते हैं वो अलग ढेर बन जाते हैं। इस प्रकार से दो अलग अलग ढेर होते हैं, इसको जिसकी हमें ज़रूरत है उसको निकाल लिया जाता है, शेष अशुद्धियों को बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है बच्चा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चा। आगे देखो, जब धातु का सांद्रण हो जाता है, क्या हो जाता है, सांद्रण, ठीक है ना, उसके बाद बच्चा उसका करना होता है निष्कर्षण। क्या करना होता है, निष्कर्षण, ठीक है ना।
और सांद्रण में हमको देखो हमने क्या बताया था, शुद्ध धातु प्राप्त 3 स्टेप में होती है। पहले पॉइंट में क्या होता है, सांद्रण। सांद्रण की हमने 3 विधियां पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा निष्कर्षण। निष्कर्षण में हमको पढ़ना है निस्तापन है, भर्जन है ना, और प्रगलन है, ये सब पढ़ेंगे बच्चा हम लोग निस्तापन में, ठीक है। और उसके बाद बेटा आता है शोधन, शुद्ध धातु प्राप्त करना, तीसरे स्टेप में। तो हम लोग दूसरे स्टेप में पहुंच गए हैं, धातु का निष्कर्षण, ठीक। अब चूंकि सभी विधियों में सांद्रण हुआ है, तो सांद्रण के बाद धातु का निष्कर्षण जो है ना बच्चा, वो आपके कुछ पदों में होता है। सबसे पहले पद में क्या होता है, बोले सर निस्तापन होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब निस्तापन में क्या होता है, जो आपको अयस्क मिला, यानी कि जिसका सांद्रण हो चुका है, क्योंकि सांद्रण करके ही तो आप स्टेप 2 में आएंगे। पहले आप क्या करेंगे, सांद्रण, उसके बाद आप क्या करेंगे, निष्कर्षण, और निष्कर्षण में फिर आप पहुंचेंगे सबसे पहले निस्तापन में। तो इसमें क्या किया जाता है, इस विधि में, किस विधि में, निस्तापन में, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, निस्तापन में जो सांद्रित अयस्क होता है, क्या होता है, सांद्रित, इसे वायु की सीमित मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि या तो वायु हो या वायु ना हो, है ना, इस यानी कि वायु की अल्प मात्रा, बिल्कुल ना के बराबर वायु हो या अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं, कितना गर्म करते हैं कि उसमें जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं, जिनकी वाष्प में बनती हों, वो अलग हो जाए, लेकिन जो पदार्थ आप ले रहे हैं ना, उसको इतना गर्म नहीं करना है कि वो गल जाए, पिघले। समझ में आ रहा है ना, आपको इतना गर्म नहीं करना है कि वो पिघले। क्लियर हो गई। कौन सी विधि है, निस्तापन। निस्तापन विधि में अयस्क को, किसको, अयस्क को क्या करते हैं, इतना गर्म करते हैं, काय की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, वायु नहीं होनी चाहिए या बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि इसमें उपस्थित जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं, कौन सी अशुद्धियां हैं, वाष्पशील जो अशुद्धियां हैं वो अलग हो जाएं, लेकिन पदार्थ जो है वो पिघले ना, ठीक है ना। तो ये बच्चा हमको याद रखना है, ठीक है। अब सेम टू सेम यही आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, भर्जन की परिभाषा है, बस उसमें क्या होता है कि वायु उपस्थित होती है, क्या होती है, वायु जो है वो उसमें उपस्थित होती है, और इसमें जो है वो वायु की अल्प मात्रा होती है या अनुपस्थित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, बॉक्साइट फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू में 2H2O। ये बच्चा एल्यूमिनियम जो धातु होती है, जिसके तार आते हैं, वायर आती है, इस विधि में इसका निस्तापन इसी विधि द्वारा होता है। निस्तापन जो है इसका जो होता है, देखो जरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा Al2O3 इंटू में 2H2O इंटू 2H2O, यानी कि इसमें क्या होता है, जल की मात्रा होती है। जब इसको गर्म कर देते हैं ना, तो जल जो होता है बच्चा वो अलग हो जाता है, रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है ना। एरो लगा है, इसका मतलब जल वाष्प, क्योंकि जल की क्या बनती है, वाष्प बनती है, और Al2O3 यानी कि जो आपका एल्यूमिना होता है वो बेटा अलग हो जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, यानी सीधी सी बात है, नमी को दूर करते हैं, और जब दूर करते हैं ना तो इतना गर्म नहीं करना है, पता चले कि धातु जो है वो आपकी भट्टी में रह गई, पिघल गई, ठीक है ना, बस इतना हल्का आंच देते हैं उसको कि वो जो अशुद्धियां हैं जिनकी, अब बोले सर जी इसमें नमी आई कहाँ से, तो जरा गौर कीजिए कि सांद्रण की विधियों में आपने पानी से भरे टैंकों में डाला था ना, तो इसलिए इनमें आ गई नमी, तो इसको हमको दूर करना होता है, ठीक है बच्चा। आगे आ जाओ, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, लिमोनाइड फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू में 3H2O, ठीक है ना। इसको भी हम लोग जब गर्म करते हैं तो बस बहुत सरल रिएक्शन है कि सीधी है, इंटू की जो मात्रा है ना उसको यहाँ पर प्लस कर देना है, क्योंकि जल वाष्प जो है, यानी जल जो है वो वाष्प के रूप में कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए बेटा चलते हैं अपने आगे डेफिनेशन की ओर। यहाँ पर क्या है, सेम टू सेम निस्तापन और भर्जन में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है, बोले सर जी थोड़ा बहुत तो होगा, बिल्कुल है। क्या है, बस इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और उसमें वायु की अनुपस्थिति में, सेम प्रोसीजर है। इसमें भी सांद्रित अयस्क होता है ना, उसको क्या कर देते हैं, उसको वायु की नियंत्रित मात्रा में, यानी कि वायु की जो उपस्थिति है उसमें इतना गर्म करते हैं कि वो पिघले ना, बस उसमें भी जो अशुद्धियां हैं वाष्पशील वो क्या हो जाएं, अलग हो जाएं, क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। तो इन्हीं को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन। उसमें क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति होती है और उसमें क्या है, वायु की उपस्थिति है, ठीक है ना बच्चा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो कॉपर पायरेट, यानी कि फॉर्मूला होता है CuFeH2, ठीक है ना। जब इसका हम लोग क्या कराते हैं, भर्जन कराते हैं, तो यहाँ पर Cu2S, यानी कि क्या बोलते हैं इसको,
ये आपका होता है CO कॉपर सल्फाइड और ये आपका फेरस सल्फाइड, ठीक है ना, आपका प्राप्त होता है। फिर इसको एक एक से दोनों की रिएक्शन दी गई है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2O बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड आप जरा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सल्फाइड अयस्क है। कौन सा अयस्क है, सल्फाइड, इसलिए इन सबसे कौन सी गैस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इससे निकलती है। बात समझ में आ रहा। अगर मान लो कि इनमें सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धि है तो अगर सल्फर की अशुद्धि है तो बेटा वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में अलग होगी, और अगर आर्सेनिक की अशुद्धि है ना तो वो आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में अलग होगी। ठीक है बच्चा, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार थोड़ा ध्यान दें, भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है। वही प्रोसीजर, इतना गर्म करते हैं कि पदार्थ जो है वो पिघले ना, क्या ना हो, पदार्थ जो है बच्चा वो पिघले ना, लेकिन उसमें जो अशुद्धियां हैं है ना वो बाष्प के रूप में, जो बाष्पशील अशुद्धियां हैं वो निकल जाए, लेकिन पदार्थ पिघले ना। ठीक है ना, ये यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल के रूप में जो रिएक्शन है ना ये आपको लिखनी होगी। ये आप लिखें अन्यथा ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस इतना बताया जा रहा है कि सल्फर की अशुद्धि होगी तो वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में अलग होगी, और अगर आर्सेनिक की अशुद्धि जो होगी बच्चा वो आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में अलग हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं बच्चा हम अपने प्रगलन। अगली डेफिनेशन जो है प्रगलन, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रगलन, गलन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को गलाना। क्या होता है, किसी चीज को गलाना। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, निस्तापन कर दिया, हमने भर्जन कर लिया, अब हमको गलाना है धातु को। ठीक है, क्योंकि अशुद्धियां तो उससे अलग हो गई। अब क्या करते हैं हम लोग, जो अयस्क हमको मिला है ना उसमें मिलाते हैं कोक और उचित गालक। बोले सर जी गालक क्या होता है, गालक भैया वे पदार्थ होते हैं जो इसको गलाने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, गलाने में जो सहायता करते हैं, असल में उनको कहा जाता है गालक। बोले सर जी अच्छा ऐसी बात है, क्या ये प्रकार के होते हैं कि एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं भाई, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपके बच्चा अम्लीय गालक होते हैं और एक बच्चा आपके क्षारीय गालक होते हैं। ठीक है ना, हाँ एक चीज और, अशुद्धि अगर अम्लीय है तो बेटा क्षारीय गालक का प्रयोग होगा, है ना, और अगर अशुद्धि जो है वो क्षारीय है तो अम्लीय गालक का प्रयोग होगा। क्लियर होगी बात हमारी? फिर सुने ध्यान से, अशुद्धि जो है अगर वो अम्लीय है तो उसे मारने के लिए हम लोग क्षारीय गालक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर अशुद्धि जो है वो क्षारीय है तो उसे मारने के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे। मारने को यहाँ खून खराबा नहीं चल रहा है, इसका मतलब होता है उसको अलग करने के लिए। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया असल में बेटा क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। और ये मुख्यतः किस भट्टी में होती है, वात्या भट्टी में कराई जाती है। आपके सिलेबस में पहले भट्टियां हुआ करती थीं, है ना, तो वो भट्टियाँ जो हैं वो भट्टियों का मतलब जिनमें चीज़ों को गलाया जाता है, चिमनी जैसी आपने देखी होंगी, उनको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, भट्टी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो Fe2O3 को जब हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो कि आयरन जो है, जो धातु है वो अलग होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड की अशुद्धि जो है बच्चा वो अलग होगी हमारी। ठीक है ना, फिर से इसकी रिएक्शन जब होती है तो ये देखो मतलब इस प्रकार से भी हो सकती है। अगर इसकी ज़्यादा मात्रा होगी कार्बन मोनोऑक्साइड से करेंगे तो यहाँ पर CO2 गैस निकल जाएगी। दोनों में हमको चाहिए ये धातु है जहां हम ये मार्क कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको देखिए एक चीज़ और, जिनकी परिभाषा अगर पूछी जाएगी तो विद एग्जाम्पल पूछी जाएगी, तो एग्जाम्पल मस्ट है कि आपको बेटा आने चाहिए। ठीक है ना, एग्जाम्पल जो है बच्चा वो आपको आने चाहिए। क्लियर हो गई बात हमारी? अब हम लोग चलते हैं बच्चा, जैसे कि हमने गालक के बारे में पढ़ा था तो हमने आपको बता ही दिया था कि गालक क्या होता है, इंग्लिश में इनको फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये गलाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, गलाने का। और ये भी हमने बता दिया कि ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है, क्षारीय गालक, है ना, और दूसरे आपके क्या होते हैं, अम्लीय गालक। ठीक है, तो वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके, है ना, उन्हें गलाकर क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। असल में बच्चा उनको क्या कहा जाता है, गालक कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं, क्षारीय गालक, ठीक है ना, और दूसरे क्या होते हैं, अम्लीय गालक। ठीक है बच्चा, अब मान लीजिए कि अशुद्धि जो है वो सिलिका की है, जिसकी है सिलिका की अशुद्धि है, तो MgCO3 का हम लोग प्रयोग करते हैं और जब ये अलग कर देता है इसको तो ये सिलिकेट के रूप में अलग होता है, जिससे हम लोग धातु मल कहते हैं, यानी कि धातु की गंदगी।
एक चीज़ और, जो गालक होते हैं वो हमेशा गलाकर चीज़ों को अलग करते हैं, ठीक है ना। अशुद्धि देखो, मान लीजिए फिर से यहाँ पर क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है गालक, और ये जो आपको हम मार्क कर रहे हैं अब ये बेटा है अशुद्धि। तो इनको यहाँ पर दो गालकों के एग्जाम्पल दिए गए, एक तो आपका MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, और दूसरा बच्चा आपका होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अशुद्धि गलत थी, तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट के रूप में अलग हो जाती है और ये बेटा कैल्शियम सिलिकेट के रूप में अलग हो जाती है, अगर इस प्रकार की अशुद्धि कोई है, ठीक है ना। तो ये हमारा होगा क्षारीय गालक। हमको समझना क्या है कि अशुद्धि जो है यदि अम्लीय है, जैसे कि यहाँ पर सिलिका क्या होता है, अम्लीय होता है, और MgCO3 और CaCO3 बेटा क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रयोग है ना वो किया जाता है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर आपका बनता है, मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम सिलिकेट बनेगा, और अगर कैल्शियम होगा तो कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा, हमारा बनेगा सिलिकेट ही, है ना। और वो धातुमल के रूप में क्या हो जाता है, अलग। धातुमल का मतलब बेटा अशुद्धि, ठीक है। अब यहाँ पर जरा अम्लीय गालक का देखो, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर अशुद्धि कैसी है बेटा, क्षारीय अशुद्धि है। तो हम लोग अम्लीय, अभी हाल हमने क्या पढ़ा था, SiO2 जो है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है, ये अशुद्धि भी होता है और इसका प्रयोग जो है वो गालक के रूप में भी किया जाता है। तो हमने क्या किया, जो आपके FeO यानी कि जो क्षारीय अशुद्धि है, या CaO जो है ये भी क्षारीय अशुद्धि है, इसको अलग करने के लिए हमने भाई साहब प्रयोग किया किसका, SiO2 जो कि एक अम्लीय गालक होता है। और ये देखो धातुमल के रूप में आयरन सिलिकेट, है ना, या कैल्शियम सिलिकेट को क्या कर देता है, अलग कर देता है। अब उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि SiO2 जो है बच्चा वो एक अम्लीय गालक है। बोले सर जी क्षारीय गालक, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो MgCO3 क्षारीय गालक होता है, एक आपका CaCO3 क्षारीय गालक होता है, ठीक है ना। तो गालक समझ में आ गया। गालक का मतलब वे पदार्थ जो गलाकर अलग करते हैं, सहायता करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, दो प्रकार के, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं कायदे से, और एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से इसके कवर करते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।